हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हाजिर हूँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी को। अब जहां तक बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन साधारण शब्दों में समझें तो स्पोर्ट्स इंजरी को रिफर किया जाता है एक काइंड ऑफ इंजरी के रूप में जो खिलाड़ी को खेल, एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एक्सीडेंटली आती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। जब भी ऐसा होता है, प्लेयर इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो गेम में पार्टिसिपेट कर सके या फिर उसकी फिजिकल एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसे ही स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी होने के कुछ कॉमन ग्राउंड्स या फिर कॉज हो सकते हैं, जैसे कोई इनकरेक्ट मूवमेंट परफॉर्म करने पर, किसी इक्विपमेंट से हिटिंग या फिर कोलाइजन हो जाने पर, टकरा जाने पर, कोई एग्रेसिव स्पोर्टिंग एक्शन परफॉर्म करने पर जैसे कि डाइविंग या फिर स्लाइडिंग, ओवर ट्रेनिंग करने के कारण भी इंजरी हो सकती है, लैक ऑफ कंडीशनिंग आदि के कारण इंजरीज हो सकती है। अब आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के इंजरीज के अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इंजरीज के लिए डिफरेंट रेमेडीज भी यूज करनी होगी। इसलिए इंजरीज की स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ताकि एक तो इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके, और अगर इंजरी हो गई है तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। इन ऑर्डर टू स्टडी स्पोर्ट्स इंजरी, इनका क्लासिफिकेशन करा जाता है, जिनके आधार अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इन सब क्लासिफिकेशन के बाद भी जो पॉपुलर क्लासिफिकेशन ज्यादातर यूज होता है वो है बॉडी के किस टिश्यू पर इंजरी है, इस आधार पर किया जाता है, जिसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी में क्लासिफाई किया जाता है। अब आगे हम एक एक कर कुछ इंजरीज को और उनके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का मतलब जब मसल, लिगामेंट या फिर टेंडन में डैमेज हो जाए। जो नहीं जानते हैं वो देख लें। लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को बोन से जोड़ने में जॉइनिंग मटेरियल की तरह काम करता है। वैसे टेंडन भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को मसल्स के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो सबसे पहले हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को समझेंगे वो है एब्रेजन। ये सबसे कॉमन इंजरी है। ये एक वुंड है जो सुपरफिशियल डैमेज करता है स्किन को। यह स्किन की एपिडर्मिस से गहरा नहीं होता है। यह इंजरी तब आती है जब स्किन मूविंग कंडीशन में किसी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है और ग्राइंडिंग या रबिंग हो जाती है। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। जैसे प्लेयर खेल के दौरान गिरता है तो रफ सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण एब्रेजन आ जाता है। ये चोट कबड्डी, एथलेटिक्स समेत ज्यादातर खेलों में आपको देखने को मिल जाती है। आइए अब एब्रेजन के मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो इंजर्ड पार्ट होता है उसे क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए और डस्ट पार्टिकल्स को हटा देना चाहिए। इसके अलावा आप एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल या सेवलॉन आप यूज कर सकते हैं। इंजर्ड पार्ट से डस्ट पार्टिकल को बहुत ही जेंटली रिमूव करना चाहिए। इसके लिए आप डिसइंफेक्टेड क्लॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चोट को सूखने देना चाहिए। कोई मेडिसिनल ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं इंजर्ड एरिया पर, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव हो सके। आप इसे एक बैंडेज से कवर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है ताकि प्रॉपर ड्रेसिंग कर सकें, और एक एंटी टेटनस इंजेक्शन भी इंजेक्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर्स से मिले उसे फॉलो कर लेना चाहिए। अगली स्पोर्ट्स इंजरी जो हम ले रहे हैं वो है इंसीजन। जब खिलाड़ी खेल रहा हो या फिर ट्रेनिंग कर रहा हो, इस दौरान अगर खिलाड़ी जमीन पर गिर जाता है और वहां कोई शार्प ऑब्जेक्ट या फिर कोई पेबल स्टोन्स वहां पर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वहां बॉडी के उस पार्ट पर एक घाव बन जाता है। अब ये जो घाव बना है ये डिपेंड करता है कि उस शार्प ऑब्जेक्ट की एज कैसी है। ये एक टॉप डाउन इंजरी होती है, यानी ऊपर से लेकर के अंदर थोड़ी गहराई तक। कभी कभी ये नर्व्स या फिर वेन्स को भी डैमेज कर देता है। इंसीजन के मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर जहां पर चोट लगी है वो घाव गहरा है तो अलाउ करना चाहिए कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाए, ताकि जो बैक्टीरिया या फिर जर्म्स हैं वो ब्लड के साथ फ्लो आउट हो जाएं। फिर इसे एंटीसेप्टिक जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन से क्लीन करना चाहिए। इसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट जैसे कि बेटाडीन ऐसा कुछ ही अप्लाई किया जा सकता है। फिर इसके बाद इसे प्रॉपरली बैंडेज कर देना चाहिए, ताकि धूल या डस्ट यहाँ पर ना पहुंच सके चोट पर। और अगर यहाँ पर ब्लड नहीं रुक रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना है।
डॉक्टर से तो वैसे भी संपर्क करना है, लेकिन जो इमरजेंसी है वो ज़्यादा दिखानी है अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो। अगली जो स्पोर्ट्स इंजरी हम ले रहे हैं वो है लैक्रेशन। लैक्रेशन में स्किन टीयर हो जाती है, यानी थोड़ी फट जाती है जब शार्प ऑब्जेक्ट या फिर जिससे भी इम्पैक्ट हो रहा है, इंजरी बन रही है, वो एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है जहां पूरी फोर्स के साथ अगर बॉडी का पार्ट टकरा जाता है तो एक इरेगुलर घाव बन जाता है, एक वुंड क्रिएट होता है। अब ये जो घाव यहाँ लैक्रेशन में बनता है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से टकराने पर, ये इंसिजन और एब्रेजन में जो घाव बनते हैं उनसे काफी खतरनाक होता है। ज्यादातर केसेस में टिश्यूज की इंजरी थोड़ी मिनिमल रहती है और इन्फेक्शन अनकॉमन रहता है और जो कि पॉइजनस भी नहीं होता। लैक्रेशन से बने घाव में ब्लड थोड़ी जल्दी जम जाता है तुलनात्मक रूप से देखें तो, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। जो चोट के निशान होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, जबकि घाव हील हो जाता है उसके बाद भी। लैक्रेशन के मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, चाहे वो डायरेक्टली प्रेशर लगाना पड़े 10 से 15 मिनट तक, लेकिन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये उपाय करना है। एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाए तो उस एरिया पर जहां चोट लगी है उसे गर्म पानी से थोड़ा सा या फिर जेंटल सॉप लेकर के आप साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। फिर घाव को देखकर ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे स्टिचेस आएंगे या नहीं, और अगर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ स्टिचेस लगाने हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन केस अगर ऐसा लगे कि स्टिचेस की आवश्यकता नहीं है तो उस घाव पर कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे बेटाडीन वगैरह लगाने चाहिए, जिससे कि चांसेस रिड्यूस हो जाएं किसी तरीके के इन्फेक्शन के। चोट वाले एरिया पर एक स्टेराइल बैंडेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब भी बैंडेज को चेंज किया जाए उस समय जो घाव है उसे क्लीन करना नहीं भूलना चाहिए। अगली जो स्पोर्ट्स इंजरी हम ले रहे हैं वो है कॉन्टूजन। इसे गुम चोट भी कहते हैं। बेसिकली ये एक हेमाटोमा होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, लेकिन स्किन रप्चर नहीं होती है और ब्लड बाहर निकल जाता है ब्लड वेसल से, और स्किन या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में जो स्पेस है वहां कलेक्ट हो जाता है। मतलब कि जब भी आपको कॉन्टूजन होता है तो जो कैपिलरीज हैं या फिर जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं और ब्लड वहां से लीक कर जाता है और उनके सराउंडिंग एरिया पर वो जमा हो जाता है। कॉन्टूजन जब भी होगा तो पहले आपको वो एरिया थोड़ा सा स्वेलिंग के साथ रेडिश कलर में दिखाई देगा, देन उसके बाद उसका कलर ब्लूइश चेंज होगा इम्प्योर ब्लड के कारण, और देन वो ब्लैक अपीयर होने लगेगा कुछ देर बाद। और ऐसी चोट तब आती है जब आप किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से टकरा जाएं और स्किन फटे ना और अंदर ब्लड वेसल्स या फिर कैपिलरी रैप्चर हो जाएं और ब्लड कलेक्ट होने लगे। कॉन्टूजन के मैनेजमेंट की बात करें तो आप आइस या फिर कोल्ड वाटर को उस पार्ट पर, उस बॉडी पार्ट पर जहां पे कॉन्टूजन हुआ है वहां अप्लाई कर सकते हैं। आप आइस या फिर कोल्ड वाटर को 40 मिनट से ज़्यादा अप्लाई ना करें उस पार्ट पर, 40 मिनट से कम का अप्लाई टाइम रखेंगे और दिन में 5 से 6 बार जरूर करें। इससे स्वेलिंग भी रिलीज होती है। अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर स्वेलिंग रहती है तो फिर तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली जो स्पोर्ट्स इंजरी हम ले रहे हैं वो है स्ट्रेन, यानी खिंचाव। स्ट्रेन एक इंजरी है जो मसल्स या फिर टेंडन्स में आती है। सिंपली स्ट्रेन एक सिंपल स्ट्रेच ही होता है मसल्स या फिर टेंडन्स का, बट ये थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो जाता है जो पार्शली या फिर कंप्लीटली मसल्स को या फिर टेंडन्स को या फिर इनके कॉम्बिनेशन को टीयर कर देता है। इन केस अगर कंप्लीट टीयर हो गया है तो ऐसे केसेस में मूवमेंट उस बॉडी पार्ट का, उस मसल्स का इम्पॉसिबल हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में एक अनबियरेबल पेन आपको महसूस होगा। स्ट्रेन आपको हैवी वेट लिफ्ट करने और एक्सेसिव प्रैक्टिस या किसी भी गेम की आप कर रहे हैं तो उस समय में हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर वार्म अप नहीं है तो स्ट्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने जाएं उससे पहले वार्म अप जरूर करें। स्ट्रेन के मैनेजमेंट के लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहते हैं प्राइस। P stand for protection, R stand for rest, I for ice, C for compression, E for elevation। ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट का तरीका है स्ट्रेन का। यहाँ प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जब आपको इंजरी हो जाए तो आप किसी स्लिंग, स्प्लिंट या फिर ब्रेस का इस्तेमाल करें ताकि जिस पार्ट पर आपको स्ट्रेन है वो थोड़ा सा इमोबिलाइज रहे, मोबिलिटी कम रहे। R for rest आप सभी जानते हैं कि आपको किसी भी चोट से उबरने के लिए, हील करने के लिए रेस्ट करना जरूरी है।
आपको कोई भी एक्टिविटीज अवॉइड करनी है जो स्ट्रेस डाले आपके इंजर्ड पार्ट पर, या फिर जहां पर पॉइंट ऑफ पेन है उस पार्ट को आपको हमेशा रेस्ट की पोजीशन में ही रखना है। थोड़ी बहुत मूवमेंट बेनिफिशियल होती है, लेकिन ये जेंटल और पेन फ्री होनी चाहिए ताकि आप रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट का उसे थोड़ा सा बरकरार रख सकें। आप जो बेसिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जॉइंट्स या फिर मसल्स के सराउंड, उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीडली रिकवरी होती है ऐसा करने पर। आप आइस के थ्रू कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी एक्यूट इंजरी की। एक्यूट इंजरी का मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि अभी जल्द में चोट लगी है, यानी ताज़ा ताज़ा इंजरी है। आइस को अप्लाई करने से जो इंटेंट है वो मिनिमाइज हो जाता है, थोड़ी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और पेन भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन आइस को अप्लाई करने के भी कई तरीके होते हैं। सबसे कन्वीनियंट तरीका तो यह है कि एक सिंपल प्लास्टिक बैग लें, उसमें क्रस्ट करके आइस को प्लेस कर दें और पेपर या टॉवल का इस्तेमाल करते हुए अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसा करते समय स्किन को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान जरूर देना चाहिए और कोल्ड का जो एक्सपोजर है वो 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक साइकिल में 10 से 15 मिनट कोल्ड को अप्लाई करें, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लें। ये जनरली एग्री किया हुआ इफेक्टिव तरीका होता है। लॉन्गर टाइम एप्लीकेशन से अच्छा माना जाता है अगर आप ऐसा गैप देख करके आइस को अप्लाई करते हैं तो। स्किन अगर आपकी सेंसिटिव है, एलर्जिक है, तो थोड़ा बहुत आपको इसका इंजरी जब ठीक होने लगती है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसे आप रिहेबिलिटेशन के पर्पज से ही करें, यानी कि आप अपनी पूर्व अवस्था में लौटने की, जब आपको चोट नहीं लगी थी तो उस बॉडी पार्ट पर क्या मूवमेंट थी, उस वास्तविक स्थिति में लौटने के लिए रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी की कर सकते हैं। अगली जो स्पोर्ट्स इंजरी हम ले रहे हैं वो है स्प्रेन। स्प्रेन जिसे हम आमतौर पर मोच के नाम से जानते हैं, और इसके दर्द से बचना तो मुश्किल ही है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। इसमें बेसिकली जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें टीयरिंग या फिर स्ट्रेचिंग हो जाती है। क्योंकि ये फाइब्रस होता है तो कुछ फाइबर ब्रेक भी हो जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है आपकी बॉडी में स्प्रेन के लिए वो आपका एंकल होता है। अक्सर एंकल ट्विस्ट हो जाता है जब हम ध्यान नहीं देते, कोई इनकरेक्ट मूवमेंट परफॉर्म हो जाती है। इनिशियली स्प्रेन के मैनेजमेंट में हम प्राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसे अभी आपने पीछे ही समझा है तो इसे मुझे नहीं लगता है दोबारा बताने की आवश्यकता है। और अगर माइल्ड स्प्रेन है तो हम इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सीवियर केसेस हैं तो वहां पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूर चाहिए। आइए अब देख लेते हैं हार्ट टिश्यू इंजरीज को। क्या होती हैं ये हार्ट टिश्यू इंजरीज? जब बॉडी के हार्ट टिश्यूज यानी कि स्केलेटल सिस्टम या फिर कोई भी हार्ट टिश्यू हो उनमें इंजरी होती है तो इसे हम हार्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। इसमें मोस्टली फ्रैक्चर और डिसलोकेशन को इंक्लूड किया जाता है। इसमें अफेक्टेड आर्गन, बोन्स और जॉइंट्स होते हैं बॉडी के। सबसे पहले फ्रैक्चर्स देख लीजिए। जब बोन में ब्रेक हो जाता है यानी हड्डी टूट जाती है तो इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब अगर ये फ्रैक्चर थोड़ा सा माइल्ड होता है तो इसे हम हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं, माइल्ड फ्रैक्चर को। और ये फ्रैक्चर तब होगा जब हाई इंपैक्ट कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो, कोई फोर्सफुल इंपैक्ट हो, या फिर कोई अननेचुरल मूवमेंट परफॉर्म हो जाए। फ्रैक्चर भी कई टाइप्स के होते हैं और इसको स्टडी करने के लिए इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। तो आइए हम शॉर्ट में, ब्रीफ में देख लेते हैं सारे फ्रैक्चर्स को। सबसे पहले है सिंपल फ्रैक्चर। जब बोन ब्रेक हो जाए और वहां पर उस बॉडी आर्गन पर कोई घाव ना बने तो इसे हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे फ्रैक्चर ज्यादातर तो स्लिप कर जाने या फिर किसी चीज से टकरा जाने के कारण होते हैं। ऐसे फ्रैक्चर कुछ हफ्तों में नेचुरली ठीक हो जाते हैं अगर सही देखरेख और इलाज हो जाए तो। अगला है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में ओपन वुंड होता है उस स्थान पर जहां पर स्किन के नीचे बोन ब्रेक हुई है। कंपाउंड फ्रैक्चर में जो बोन ब्रेक हुई है उसके पास की जो स्किन होती है वहां एक ओपन वुंड बन जाता है, मतलब जिस साइड पर बोन ब्रेक हुई है वहां पर। ज्यादातर केसेस में यहाँ जो घाव बनता है वो बोन के फ्रेगमेंटेशन हो जाने यानी बोन अलग अलग हो जाती है, इस कारण से ये स्किन के बाहर आ पाती है। अगला है ग्रीन स्ट्रीक फ्रैक्चर। ये स्मॉल सिलेंडर क्रैक जैसा आ जाता है बोन में। ये आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लगभग 12 साल से कम की एज वाले बच्चे, जिनकी बोन्स थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एडल्ट्स के मुकाबले, तो उनमें ये ग्रीन स्ट्रीक फ्रैक्चर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला है कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फ्रैक्चर होता है। इसमें जो बोन्स होती हैं वो 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है, बिल्कुल क्रश्ड हो जाती हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसा फ्रैक्चर आपको मोटरसाइकिल या
कार रेसेस वाले जो स्पोर्ट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। जब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता है तब ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर मिलता है। ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर को ही कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। अगला है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में होता यह है कि पहले तो बोन ब्रेक होकर के स्प्लिट हो जाती है और फिर हाई इम्पैक्ट फोर्स के कारण ये आपस में ही एक दूसरे में जैम हो जाती है। जैसे कोई बहुत हाइट से गिर जाए, थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट होगा तो उस टाइम पे बोन ब्रेक होगी और उसका बोन का एक सिरा जो होगा दूसरे में इम्पैक्टेड हो जाएगा, फोर्स ऑफ इंजरी के कारण जाम हो जाएगा। अगला है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर में एक थिन क्रैक डेवलप हो जाता है बार बार रिपीटेटिवली अगर फोर्स एक जगह अप्लाई हो रहा है तो। और ऐसा रिपीटेटिव फोर्स जब हम ओवर यूज करते हैं किसी मूवमेंट को तो उस समय होता है। ज्यादातर स्ट्रेस फ्रैक्चर आपको जो फुट्स की या फिर लोअर लेग्स की बोन्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है। ये यूजुअली बहुत ही ज्यादा पेनफुल फ्रैक्चर होता है। ये मेनली आपको लॉन्ग रेसेस या फिर बास्केटबॉल या वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। अगला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में एक स्पेसिफिक टाइप की बोन ब्रेक होती है बिल्कुल राइट एंगल पर। जो बोन की लॉन्ग प्लेन है उसके बिल्कुल राइट एंगल पर यहां पर बोन ब्रेक करेगी। ये आमतौर पर अपर और मिडिल पार्ट जो होता है स्पाइन का वहां आपको देखने को मिलती है। अगला है ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर। ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर में जो बोन्स होती है वो डायगोनली क्रैक हो जाती है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि बोन जो है वो एक कर्व या फिर एक एंगल के साथ ब्रेक होती है। ये आमतौर पर जो लॉन्ग बोन होती हैं हमारी बॉडी की, जैसे कि ह्यूमरस या फिर फीमर, इनमें ये फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये कुछ टाइप के फ्रैक्चर्स थे। आगे मैं मैनेजमेंट के बारे में एक साथ ही बात कर लूंगा सारे हार्ट टिश्यूज की। अगला आप देख सकते हैं जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी में बेसिकली जो डिसलोकेशन होता है वो एक मेजर इंजरी होती है। डिसलोकेशन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, लाइक दैट, या फिर ऐसा कोई भी खेल जिसमें गिरना कॉमन होता है, जैसे डाउनहिल स्कीइंग या फिर जिम्नास्टिक या वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब। ऐसे खेलों में डिसलोकेशन होता है जॉइंट्स का, फिंगर्स का, हैंड्स का, बाय एक्सीडेंटली। कुछ कॉमन जो जॉइंट डिसलोकेशन है स्पोर्ट्स या गेम के दौरान वो कुछ इस प्रकार से हैं। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, हिप जॉइंट, एंकल, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड नी जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ को देखें आप तो जो लोअर चिन होती है जब वो कोलाइड हो जाती है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, तब ऐसा आपको डिसलोकेशन देखने को मिलता है। वैसे अगर आप बहुत एक्सेसिव मुंह को बड़ा करके खोल दें तो भी, वाइडली खोल दें तो भी आपको ये डिसलोकेशन ऑफ जॉ हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में आप देखेंगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है अपर आर्म के पास, वहां जो कप शेप्ड सॉकेट होता है वहां से बोन पॉप अप करके यानी बाहर निकल जाती है। क्योंकि शोल्डर जॉइंट यहाँ पर जो बॉडी है उसका सबसे मोबाइल पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे होती है। अब सबसे ज्यादा अगर मूवमेंट होती है तो डिसलोकेशन होने के चांसेस भी यहाँ ही ज्यादा होते हैं। कोई सा भी अगर एक हार्ड ब्लो मिल गया तो शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट देखें तो हिप जॉइंट के पास भी आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही देखने को मिलता है, जैसा कि शोल्डर जॉइंट के पास होता है। यहाँ भी जो थाई बोन फीमर होती है उसका जो एक सिरा होता है वो सॉकेट से बाहर निकल जाता है, यानी अपनी पोजीशन से बाहर आ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ शोल्डर डिसलोकेशन से कहीं ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा अगर हिप जॉइंट के पास डिसलोकेशन आपको देखना है तो, वैसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रिस्ट डिसलोकेशन में क्या होता है कि कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए हैंड या फिर आर्म्स में तो आपको रिस्ट डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। कॉमन कॉज है इंजरी का हाई इंपैक्टेड स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, तो वहां पर ऐसी चोटें लग सकती हैं। कभी कभी तो वॉलीबॉल को स्मैश करने में भी फिंगर डिसलोकेट हो जाती है। चलिए, तो हमने ये जो हार्ट टिश्यू इंजरीज हैं इन्हें थोड़ा सा देख लिया, इसमें हमने फ्रैक्चर और डिसलोकेशन को इंक्लूड किया है। अब अगर इनके मैनेजमेंट करने की बात करें तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट एड में क्या देना है जब आपको चोट लग जाए और आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये एक हार्ट टिश्यू इंजरी है। सबसे पहले आपको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जो अफेक्टेड है बॉडी का। दूसरा काम, अब जो लिम्ब है उसको इंटैक्ट रखिए, उसे थोड़ा सपोर्ट दीजिए, मूवमेंट ना हो उसमें। कोई भी बॉडी का पार्ट अगर ना मूव करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कोशिश करें कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो कॉन्शियस रहे, यानी होश में रहे। अब चूंकि आप ऐसे किसी भी इंजरी को ट्रीट करने के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो चूंकि यहाँ पर ज्यादातर इंजरी इंटरनल है, आप उसे देख नहीं सकते कि क्या लेवल इंजरी का, कितना टाइप का डैमेज हुआ है।
तो कोशिश करें कि आप अपने से कोई ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये डैमेज कर देगा और ज़्यादा, इंजरी को और बढ़ा देगा, कहने का मतलब ये है। स्वेलिंग है अगर उस अफेक्टेड एरिया पर, तो वहाँ पर आप आइस अप्लाई कर सकते हैं, जिससे थोड़ी स्वेलिंग भी कम होगी और थोड़ा सा पेन भी रिड्यूस होगा। लेकिन अगर ओपन वुंड है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोक लगानी है खुद पर। आपको बस ये फर्स्ट एड को कम्प्लीटली फॉलो करना है, प्रोसीजर को, और मोबिलाइज कर करके किसी तरीके से एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के लिए इंजर्ड व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना है। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला कारण तो ये होता है कि आप इनएडिक्वेट कंडीशनिंग करते हैं। मतलब अगर प्लेयर प्रैक्टिस सेशन के दौरान प्रैक्टिस अच्छे से ना करे तो उसकी बॉडी जो होती है वो उस गेम के लिए जो आवश्यक मूवमेंट होती है वो अडॉप्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी की जब आप गेम खेलते हो। दूसरा कारण है इनएडिक्वेट वार्मिंग अप। कंपटीशन से पहले जो बॉडी है उसे पर्याप्त रूप से आपको वार्म अप कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप वार्म अप करते हैं तो प्लेयर का जो मसल्स होती है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आ जाती है हीट के कारण, और ये इंजरी को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। अगर वार्म अप नहीं होगा तो मसल जो होगी वो प्रॉपर रेस्ट की पोजीशन में ही होगी, तो उस समय में स्ट्रेन आने यानी खिंचाव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला कारण है नॉट यूजिंग प्रोटेक्टिंग गियर। अगर आप कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर उस गेम से रिलेटेड है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हैं तो उस रिलेटेड बॉडी पार्ट पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई मैचेस में कुछ खिलाड़ी, अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने सरफराज खान को ये हिदायत दी कि ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिली पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे थे और उस पोजीशन पर हेलमेट कंपलसरी होता है ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो। हमारे देश के एक खिलाड़ी रमन लांबा की ऐसे ही मृत्यु हो गई थी। अगला कारण है जब आप प्रैक्टिस करते हो फटीग यानी थकान के दौरान। जब आप थकान के दौरान एक्टिविटी करते हैं तो उस समय मूवमेंट आपकी एफिशिएंट नहीं होती है, तो ऐसे में भी चांसेस होते हैं आपको इंजरी हो जाने के। अगला कारण है लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको इंजरी हो जाए। मान लीजिए आप किसी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, वो ट्रैक सही नहीं है, प्रॉपर प्लेन में नहीं है, या फिर आप ऐसे किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं जहां अनइवन सरफेस है, तो भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगला कारण है इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग। अगर गेम के दौरान अगर सही तरीके से ऑफिशिएटिंग ना हो, जो ऑर्गेनाइजर है, अंपायर है, रेफरी है, अगर वो रूल्स को कंफर्म ना करें, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर कोई भी खिलाड़ी ऐसा हो सकता है जो रूल को फॉलो ना करे, तो ऐसे समय में भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जुडिशियस ऑफिशिएटिंग भी जरूरी है। अगला कारण है अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी हम ट्रेनिंग कराएं वो साइंटिफिकली बेस्ड होनी चाहिए, और अगर साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो यहाँ प्लेयर हमेशा डेंजर में होता है कि उसे कोई ना कोई स्पोर्ट्स इंजरी आ जाए। अगला कारण है लैक ऑफ फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क लेवल नहीं है आपका, जो भी गेम आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो भी उस समय में आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लगते हैं जितने की आपकी फिटनेस नहीं है। अगला कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, किसी भी प्लेयर को नहीं मिल रहा है, तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज अगर आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है डाइट में, तो उस टाइम पे आपकी बोन थोड़ी कमजोर रहती हैं, उसमें आपको बोन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला कारण है प्रेशर टू परफॉर्म। कंपटीशन के दौरान प्लेयर पर इस बात का प्रेशर होता है कि उसे अच्छा परफॉर्म करना है, अगर उसको कंपटीशन में बने रहना है। अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है तो उसका भी लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और मामला कंट्री की प्राइड से जुड़ा होता है। तो ऐसे टाइम पर जो प्लेयर होता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि इंजरी कॉज हो जाए, क्योंकि प्लेयर तो एफर्ट मार रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी बॉडी की उतनी नहीं है, तो इंजरी तो होगी ही। अगला कारण है रिकॉन्करेंस ऑफ इंजरी। जैसे अगर किसी प्लेयर को पहले इंजरी हुई है और उससे वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है और थोड़ी जल्दी में आ गया दोबारा वापस अपने गेम्स या कॉम्पिटिशन में, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि वो इंजरी जो पहले अच्छे से हील नहीं हुई वो दोबारा रिपीट हो जाए, तो इसे रिकॉन्करेंस ऑफ इंजरी कहते हैं। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी एक कारण होता है। जैसे कभी कभी होता है कि आपके साइज का इक्विपमेंट नहीं है लेकिन आपने यूज़ कर लिया, सोचा कि काम चला ले, बट ऐसे टाइम पर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। यानी आपके साइज का शूज होना चाहिए, या फिर आप जो भी गेम खेल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है वो आपके प्रॉपर आपके साइज का होना चाहिए, यानी प्रॉपर हो तो आपको इंजरी से बचाव मिल सकता है, अदरवाइज चांसेस बनते हैं कि आपको इंजरी हो जाए।
चलिए, अभी तो आपने कॉज समझ लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिवेंशन ऑफ इंजरी कैसे करें, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ हेडिंग्स बस बोल दे रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला काम आप करें कि प्रॉपर वार्मिंग अप करें। ठीक है, वार्मिंग अप क्या होता है? जब कंपटीशन में गेम में उतरने जा रहे हैं, उसे जस्ट पहले जो आप बॉडी को हीट अप करते हैं उसे वार्मिंग अप कहते हैं। दूसरा आप काम कर सकते हैं, प्रॉपर कंडीशनिंग करें। कंडीशनिंग क्या होती है? जब आप प्रैक्टिस सेशन में होते हैं उस समय जो आप वर्कआउट करते हैं वो कंडीशनिंग होती है। तो जब भी आप रहें किसी गेम में तो कंडीशनिंग के टाइम पर प्रॉपर कंडीशनिंग करें। इसके अलावा बैलेंस डाइट लें ताकि किसी भी तरीके के कैल्शियम फास्फोरस की कमी ना हो। प्रॉपर नॉलेज रखें स्पोर्ट्स स्किल के बारे में, जो भी स्किल परफॉर्म करनी है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। कि लेट सपोज आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस गेंद को स्वीप करना है और किस गेंद को स्वीप नहीं करना है, और अगर स्वीप करना है तो उसमें स्किल कैसी होनी चाहिए। हमेशा प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करें। जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है आपके गेम से रिलेटेड उसका इस्तेमाल जरूर करें। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जहां पर हो वहां पर आप अपने स्पोर्ट्स को प्ले करें, जैसे कि अनइवन सरफेस ना हो, कोई ऐसी बाधा ना हो जो आपको चोट पहुंचा सके। जहां भी बायस तरीके की ऑफिशिएटिंग हो रही है वहां आप अपने स्पोर्ट्स को परफॉर्म ना करें। जहां अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग हो रही है वहां आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग ना करें। अगर आप ओवर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपको इंजरी से बचाव हो सकता है। आप प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं इंजरी से बचाव के लिए। लेट सपोज अगर आप बार बार अगर कोई इनप्रॉपर या इनकरेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो टेक्निकल खामियां हैं, तकनीकी समस्याएं हैं, उनको आपको दूर करना चाहिए ताकि आप स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकें। और सबसे बड़ी बात कि आपको स्पोर्ट्स रूल जो है उसको ओबे करना है। जो भी रूल बनाए गए हैं गेम्स को खेलने के लिए उसे आप फॉलो करेंगे तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। जब भी आप अपना गेम कंप्लीट कर लें, अपना प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लें, तो कूलिंग डाउन करना यानी लिम्बरिंग डाउन करना ना भूलें। तो ये कुछ उपाय आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के प्रिवेंशन के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।